तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्काइन का प्रिपरेशन पढ़ लिया था। अब हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक बचता है हाइड्रोकार्बन में, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। पर प्रॉपर्टीज को करने के पहले एक दो रिएक्शन हमारे हाइड्रोकार्बन में मिस हो गए, पहले उसको करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन था जो हमारा मिस हो गया, उसको देख लेते हैं। तो देखो होता क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले देखते हैं क्या होता है। तो आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है तो वो होता है आपके पास RMgX। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। इसमें R से क्या मतलब इससे क्या रिलेशन होता है R माइनस। तो एक्चुअल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत से रिएक्शंस देता है और इवन कई बार तो बुक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे एक छोटा सा चैप्टर ही होता है। तो हाइड्रोकार्बन में एक्चुअल हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दो रिएक्शंस पढ़ने थे। मैंने एक ही रिएक्शन बताया था, दूसरा रिएक्शन एक्चुअल मिस हो गया था वो, तो हम लोग उस रिएक्शन को भी करेंगे। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के बहुत से रिएक्शन अल्कोहल में होते हैं, बहुत से रिएक्शन एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, ईस्टर में भी होते हैं, जो हम लोग आगे करेंगे। तो वो हमको अभी नहीं करने। अदरवाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें बहुत ढेर सारे रिएक्शंस होते हैं। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, R माइनस रिलीज होता है। R माइनस क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये आपके पास है, ये आपके पास वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर आप बोल सकते हैं ये आपके पास क्या है, एक वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो इसको आप न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो या फिर बेस भी बोल सकते हो। अगर कहीं एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो ये बेस के जैसे काम करेगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा और कार्बन पर अटैक करेगा। बेस क्या होता है, जो H को लेता है वो बेस होता है, और जो H के अलावा किसी और पे अटैक करता है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो R माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस या फिर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अगर हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। पर अगर ये हाइड्रोजन के अलावा किसी और से बॉन्डिंग करता है, जैसे कार्बन से बॉन्डिंग करेगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो हम लोगों ने इसका बेस वाला रिएक्शन किया, वो हम लोगों से मिस हो गया था। तो देखो होता क्या है, अगर आपके पास कभी एसिडिक हाइड्रोजन है, H का मतलब है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन देखो ये तो ये R माइनस से, R माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये ज्यादा एसिडिक हो गया तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोजन भी होने का डर है। तो आप समझ लो ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये गिरे से गिरे या फिर कमजोर से कमजोर बेस के साथ भी आराम से रिएक्शन कर लेता है। स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो वो वीक के साथ कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग के साथ तो रिएक्शन क्या वो भयंकर कर देगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, हो सकता है लैब भी उड़ जाए। तो क्या स्ट्रॉन्ग के साथ तो नॉर्मली नहीं करवाते। स्ट्रॉन्ग के साथ ऐसा नहीं कि होगा नहीं, होगा पर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग के साथ नॉर्मली नहीं कराते। जो वीक के साथ ही करवाते हैं और वीक के साथ आराम से रिएक्शन हो जाता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे पहचानोगे, तो एक याद रखना है, सन। सन का मतलब है सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ये बात ध्यान रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हेलोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो उसकी बात नहीं कर, सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल। और साथ में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लोगों को मैंने जैसा बताया है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है, जिसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइन भी क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन चारों के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके किसके साथ, सन के साथ प्लस हाइड्रोजन कनेक्टेड विथ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका टर्मिनल हाइड्रोजन। तो देखो इसमें करवाना क्या है, बहुत सिंपल से रिएक्शन, इसमें ज्यादा टेंशन लेना नहीं होता है। इसमें करना क्या है एक्चुअल में, तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर आप इसका रिएक्शन किसी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो H को चुपचाप R से जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, RH फॉर्म हो जाएगा। तो वो एसिडिक हाइड्रोजन H प्लस बाहर निकलेगा तो A माइनस आएगा, सो क्या होगा,
MgX, तो ये हमारा मॉलिक्यूल बनेगा। तो H बाहर निकल जाएगा तो RH प्लस बनेगा आपके पास वही AMgX, तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो देखो आपके पास क्या होगा, जैसे आपके पास है CH3 CH2 MgCl, और अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ, देखो वाटर का मतलब ये है कि वाटर का मतलब हमेशा समझना है H प्लस और OH माइनस। तो वाटर का H एसिडिक है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस R को इस S से मिलाना है, तो क्या बनेगा, दिस विल गिव CH3 प्लस OH अलग हो जाएगा OH MgCl। इसको लिखो ना लिखो, ये हमारे काम का नहीं, हमारे काम का बस ये वाला प्रोडक्ट है। इवन अगर आपके पास है PH MgBr, इसका रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करते हो तो पीएच का मतलब है फिनाइल, तो उससे आपके पास बनेगा बेंजीन, तो ये प्रोडक्ट आएगा आपके पास। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, तो देखो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये क्या होगा, देखो बेस जब इसको तोड़ोगे तो माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दो, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा CH3CH CH3 एंड CH3। बाकी जो बचा आप लिखना चाहो तो लिख लो, दिस विल बी Me C ट्रिपल बॉन्ड C एंड दिस विल बी MgBr, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस पे रिएक्शन कर सकते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, this is one equivalent, ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं और इसको करते हैं आपके पास एट वन इक्विवेलेंट, मतलब ये 1 मोल है, इसको 1 मोल कर लेते हैं, रिएक्ट विद 1 मोल, और कब करते हैं, एट एसटीपी पे करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज्ड व्हेन एक्सेस ऑफ CH3 MgBr रिएक्ट विद 1 मोल, और एक मॉलिक्यूल गिवन है उसके साथ रिएक्शन करवाना है। तो देखो इस रिएक्शन में आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है, तो देखो आपके पास क्या होगा, ये जो CH3 जो है ये आपके पास बेसिक है, और इसमें देखो एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, देखो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये फर्स्ट, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, दिस विल बी सेकेंड, एंड ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, दिस विल बी थर्ड। तो 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इससे क्या बनेगा आपके पास, इससे बनेगा 3 मोल CH4, इससे बनेगा 1 2 3 एसिडिक हाइड्रोजन, मींस यहाँ पे 67.2 लीटर मीथेन गैस रिलीज होगा। ठीक है, क्या करना है, CH3 को बस H से मिलाना था, और जो गैस होगा वो आपके पास पता चल जाएगा। तो आपके पास इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में 67.2 लीटर जो मीथेन गैस होगा वो आपके पास रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम लोगों को मिस हो गया था, इसको हम लोगों ने कर लिया है।
अब एक सेकेंड रिएक्शन जो हम लोगों का और मिस हो गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो नहीं पर एक रिएक्शन जो मिस हो गया था, छोटा सा रिएक्शन है। कई बार वो रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में भी करवाया जाता है, पर इसको यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो एक रिएक्शन आपके पास है विटिग रिएक्शन। विटिग दिस इज विटिग रिएक्शन। तो देखो विटिग रिएक्शन में होता क्या है, विटिग रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज फॉस्फोरसाइड। इसकी रिएक्शन आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवा सकते हो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बन अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। और हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो फास्फोरस का जो आइल होता है, फास्फोरसाइड, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ मिल जाता है, दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कोई रिएजेंट नहीं लेना, रिएजेंट एक्चुअल में यही है, ठीक है, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इससे बनता है आपके पास PH3 P डबल बॉन्ड O प्लस इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, तो क्या बनेगा, जे मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं पहले। अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में लोगे तो क्या करना है, इसको और ऑक्सीजन को एक साथ बाहर निकालना है। सो दिस विल गिव PH3 P डबल बॉन्ड O प्लस दोनों को आपस में जोड़ देना है। सो दिस विल गिव Me और डबल बॉन्ड, और आप इसको जोड़ोगे दिस विल बी Me एंड दिस विल बी ET एंड Me। तो आप रिएक्शन करा के देखो, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारा आपके पास क्या होगा, ये इसका आंसर है। अब कई बार क्या होता है, रिएक्शन थोड़ा स्टार्टिंग से आ जाता है और क्वेश्चन ये आता है कि ये मॉलिक्यूल जो फास्फोरस आइल फॉर्म कैसे होता है। तो देखो इसका तो डिटेल में चलते हैं। तो अगर आपके पास एक एल्केलाइड है और अगर आप इसका रिएक्शन PPH3 के साथ करते हो, PPH3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हो तो उसमें लिगेंड्स की लिस्ट में काफी ऊपर आता है, ऊपर से टॉप से तीसरा चौथा ही आता है। तो PPH3 फास्फोरस है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं और इवन फास्फोरस नाइट्रोजन से भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर होगा जो इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर, हेलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बाहर निकल जाएगा। अब क्योंकि अटैक करेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सो दिस मॉलिक्यूल विल बिकम, दिस विल PPH3, इसमें पॉजिटिव आएगा और इस पे नेगेटिव। तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जुड़ेंगे, किससे, कैटायन और आनायन। अगर आप इसका रिएक्शन किसी RLI के साथ कर लो, कोई भी मॉलिक्यूल, मतलब इसको मैं R डैश कर लेता हूं, किसी भी, मतलब आप एल्काइल मॉलिक्यूल कोई भी, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो होता क्या है, लिथियम इज एल्कली मेटल, लिथियम का मॉलिक्यूल एल्कली मेटल के साथ काफी स्टेबल होता है, बाकी के साथ हम लोग बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। देखो होता क्या है, लिथियम का साइज छोटा होता है, लिथियम कटायन छोटा, जब छोटा कटायन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो लिथियम आराम से कार्बन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। हमको ये भी पता है कि लिथियम की टेंडेंसी हेलोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिथियम जो होगा वह हेलोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, दिस विल फॉर्म LiX। अब देखो इसमें होता क्या है, यहां से बनेगा Li पॉजिटिव और बनेगा, इसको R डैश ही है तो यहाँ पे वैसे माइनस चार्ज ये होगा।
ये जो माइनस चार्ज होगा, ये जो माइनस चार्ज होगा, ये एक एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा R-H। अब जब ये एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा तो यहाँ पे आएगा लोन पेयर, देखो इस पे लोन पेयर है, ये H को ले लेगा तो यहाँ पे आएगा लोन पेयर, ये लोन पेयर इससे बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा, तो इससे बनेगा प्लस RCH डबल बॉन्ड PPS3। दिस इज फॉस्फोरस आइड। तो कई बार क्या होता है, रिएक्शन आपके पास पूरा स्टार्टिंग से दिया रहता है, इवन फॉस्फोरस आइड से ही रिएक्शन कई बार दिया रहता है। तो आप पहचानोगे कैसे ये विटिक रिएक्शन है, तो विटिक रिएक्शन को पहचानने का तरीका है फॉस्फोरस। आपको जहां पे PPS3 दिखाई दे तो समझ लो कि एक तरीके से वो जो रिएक्शन जो होने वाला है एक्चुअल में, वो आपके पास विटिक रिएक्शन है। विटिक रिएक्शन को पहचानने का तरीका होता है। देखो कई बार कैसे लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। PS3 आपको समझना होगा विटिक रिएक्शन है। फिर ये मॉलिक्यूल, इससे फॉस्फोरस आइड बनेगा, देखो, और फिर आपके पास जो है, तो देखो पहले वाले के बाद क्या होगा, फर्स्ट वाले के बाद तो ये बनेगा, फर्स्ट वाले के बाद तो ये बनेगा, ठीक है। सेकंड वाले के बाद क्या होगा, सेकंड वाले के बाद बनेगा एलाइन, दिस विल बी Br। सेकंड वाले के बाद बनेगा LiBr प्लस ये मॉलिक्यूल आपके पास वही H को ले लेगा, तो प्लस बनेगा CH3 और प्लस क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड PH3। अब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा, तो सबसे लास्ट में बनेगा P डबल बॉन्ड O PS3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C Me एंड Me। तो ये हमारा क्या होगा, इसका प्रोडक्ट है। तो कई बार ऐसा सीरीज में रिएक्शन लिखा होगा, आपको आंसर ये हमारा आंसर ये आंसर ये बताना ये, तो अल्टीमेट हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्चुअल में वो लास्ट वाला है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, विटिक रिएक्शन आपको इस तरीके से भी दिया रहता है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस हमारे मिस हो गए थे, इसमें विटिक रिएक्शन कई बार एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड होता है और मतलब भाई एल्डिहाइड कीटोन होता है, और ये कई बार एल्कीन के प्रिपरेशन में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट जो होता है वो एल्कीन होता है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन हमारे मिस हो गए थे, जिसपे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के मॉडल में दिए हुए हैं, तो हम लोगों ने इसको भी कवर कर लिया। तो हम लोगों ने एल्काइन का प्रिपरेशन तक कर लिया था। अब हम लोगों का जो टॉपिक बच रहा है वो आपके पास क्या बच रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। तो देखो एल्काइन की प्रॉपर्टीज में अगर मेरे से पूछा जाए तो नियरली 80% रिएक्शन वही है जो एल्कीन का प्रॉपर्टी है। मतलब एल्कीन नॉर्मली क्या देता था, एल्कीन नॉर्मली देता था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और एल्कीन की मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे कम से कम 4-5 वीडियो बनाए, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बताया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एल्काइन का प्रॉपर्टी रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये एल्कीन से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। मतलब इसमें ज्यादा नए रिएक्शंस हैं, इसमें ज्यादातर रिएक्शन क्या है, एल्कीन के ही क्या है कि आपका समझ लो स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर उसी का ही क्या है कि आपका लॉन्गर वर्जन है। तो अब देखो होगा क्या आपके पास, पहले इसमें समझते हैं। देखो ये आपके पास क्या एल्काइन, मैंने ये पहले बता दिया है मतलब पिछले लेक्चर में कि टर्मिनल अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है और इंटरनल अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। एल्काइन में भी क्या होता है, आपका पाई बॉन्ड होता है, तो एल्काइन भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के जैसे काम करता है, एल्काइन भी न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करता है, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना प्रेफर करता है, और नॉर्मली जे भी एडिशन रिएक्शन देना प्रेफर करता है। तो यहाँ पे भी नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप लोग नीचे लिखो, इसमें लिखो एल्काइन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल एंड attack of electrophile is preferred on alkyne. Alkyne normally give addition reaction
सो दिस एडिशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्काइन नॉर्मली कैसा रिएक्शन देगा, वो नॉर्मली देता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को नॉर्मली वो देता है। ठीक है, अब पहले कंपेयर करते हैं। देखो अभी मैं करवा दूंगा वो, इसमें क्या करना है वो भी कर लेंगे। पहले क्वेश्चन यही आता है कि एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा इजी होगा एल्कीन में कि एल्काइन में। मीन्स अगर आपके पास ये एक एल्कीन है और ये एक एल्काइन, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है कि किसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा, इन एल्कीन और इन एल्काइन। तो अगर आप लेमैन की जैसे सोचोगे, अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो आपका मन करेगा, मन यही करेगा, फीलिंग आएगा कि एल्काइन से करे, और फीलिंग से पढ़ाई करोगे तो पता है जीरो या नेगेटिव मार्किंग। बस नेगेटिव मार्किंग, जीरो भी एक में ज्यादा होगा, नेगेटिव मार्किंग 100% नेगेटिव मार्किंग। फीलिंग से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई किससे होती, दिमाग से। ठीक है, आप बोलोगे सर देख के लग रहा है 2-2 पाई बॉन्ड, फीलिंग आ रहा है कि एल्काइन होना चाहिए, फीलिंग आ रहा है, फीलिंग से पढ़ाई होती है, तो ये सोचा तो गलत, लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक। तो रिएक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है। तो ये अटैक इधर जाएगा और ये यहां पे अटैक देखो, कार्बोकैटायन बनना है, इंटरमीडिएट बनना है, तो ये स्टेप क्या है, स्लो स्टेप। ठीक है, यही स्लो स्टेप होता है, न्यूक्लियोफाइल तो आराम से जुड़ जाएगा। अब देखो यहां पे क्या होता है, अगर आप एल्काइन मतलब पे कराओगे तो ये बनेगा, अगर आप एल्किन पे कराओगे तो देखो क्या होगा भाई, स्लो स्टेप ये मॉलिक्यूल बनेगा। कौन फास्ट होगा कौन स्लो, एक ही लॉजिक पे डिपेंड करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज। जीओसी चैप्टर में आप लोगों को बताया क्या है, मैंने बताया है कि ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है और डबल बॉन्ड पे कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है। तो अगर आप इन दोनों में कंपेयर करो, जैसे इसको मैंने कहा फर्स्ट, इसको कहा सेकेंड, तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करो तो 1 की स्टेबिलिटी 2 से ज्यादा होती है। देखो जब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आपको पता है जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वो इजीली फॉर्म होगा, जब ये इजीली फॉर्म होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, ये रिएक्शन स्लो होगा। तो मींस ये वाला स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल, तो ये आराम से हो जाएगा, ये दिक्कत से होगा। तो अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोला एल्कीन और एल्काइन में कि दोनों में से फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां होता है, तो आप बोलोगे कि एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू एल्काइन। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ एल्कीन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एल्काइन, सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन is preferred as compared to alkyne। ठीक है, तो एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू एल्काइन। तो ये पहला क्वेश्चन इसी पे आ सकता है किसी भी एग्जाम में कि एल्कीन और एल्काइन का रेट कंपेयर करने के लिए, तो एल्कीन का ध्यान रखना रेट फास्ट होता है और एल्काइन का रेट क्या होता है, स्लो होता है। आपको फीलिंग आएगा कि एल्काइन होता है, फीलिंग से नेगेटिव -1 मिलेगा। ठीक है, तो पहला यही ध्यान देना है कि कहां स्लो होता है कहां फास्ट। अब रिएक्शन को करते हैं। जो काम एल्कीन में एक बार किया था वो काम एल्काइन में 2 बार करना है। मैं रिपीट करता हूं, जो काम एल्कीन में एक बार किया था वो काम एल्काइन में 2 बार करना है। मतलब 2 बार करने का मतलब एल्कीन समझ लो पहले। इसका रिएक्शन अगर आप HX के साथ करते हो तो क्या था, लेमैन का वाला बताओ, लेमैन वाला तरीका, दिमाग का भी मत लगाओ, अभी बिना दिमाग वाला काम। H प्लस X माइनस कैसे ऐड करना था, मार्कोव रूल से आपको ऐड करना था। भाई मार्कोवनिफ रूल या मार्कोवनिकोव रूल से ऐड करना था। कैसे,
हाइड्रोजन उसको देना था जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, हैलोजन उसको जिसके पास कम हाइड्रोजन। तो क्या बनता है, ये बनता है RCH6CH। ठीक, ये होता था। जो काम एल्कीन में एक बार किया था, एल्काइन में वही सेम 2 बार रिपीट करना, बस। जो काम एल्कीन में एक बार किया था वही सेम काम एल्काइन में 2 बार करना है, बस। करते रहो, आंसर आता जाएगा। 2 बार करते जाओ, आंसर आता जाएगा। इतना सिंपल, हाँ इतना ही सिंपल है ये, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो देखो क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो 2 पाई बॉन्ड है तो 2 बार करवाना पड़ेगा, 2 बार। दोनों बार क्या वही करना, दोनों बार वही करना है। 2 बार H प्लस और 2 बार X माइनस। H प्लस इसको, X माइनस इसको, आराम से पकड़ाओ। क्या बनेगा, RCX2CH3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, बस। वहां पे जो 2 बार किया था, यहाँ पे 3 बार। ठीक है, बस यही आपको करना। अब हाइड्रोलिसिस देखो, आप करवाना चाहो तो इसका हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, वो सब बात की बात है। तो अब देखो इसमें होगा क्या, मॉर्कोनिफ्यूल के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल उसको देते थे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होता था, इलेक्ट्रोफाइल उसको देते थे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफाइल उसको जिसके पास कम हाइड्रोजन। तो यहां पे क्या होगा, 2 टाइम इलेक्ट्रोफाइल इसको और 2 टाइम न्यूक्लियोफाइल इसको। ठीक है, 2 बार करवाना है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। तो हम लोगों ने एल्कीन के रिएक्शंस को बहुत डिटेल में किया था, तो उसके जो भी रिएक्शंस थे उनको फटाफट ओवरव्यू करते हुए चलेंगे और आपको सारे प्रॉपर्टीज के निपट जाएंगे फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं, एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक लाइन से स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी रिएक्शन HCl के साथ 2 मॉलिक्यूल लेके चलो, एक्सेस में लेके चलो। अगर एक मॉलिक्यूल लिया, मान लो 1 इक्विवेलेंट लिया, तो एक बार जुड़ के रुकना पड़ेगा। एक बार, अरे एक बार इसको H, एक बार इसको Cl। इसमें डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक, उसका टेंशन भी नहीं लेना है। अगर 2 बार दिया तो इसमें रीअरेंजमेंट का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूं रीअरेंजमेंट नहीं होता। आप अगर करवाना चाहो तो इसमें जिससे होता क्या है, आप 2 बार करना कर लो, आ जाएगा। मैं आपको चलो इसको बता देता हूं, थोड़ा सा जरूरत नहीं है कुछ वैसे डिटेल में जाने की। तो देखो पहली बार तो H प्लस यहां जाएगा, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इस वाले केस में, एल्काइन के केस में तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है, तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये रिएक्शंस। तो लेकिन पता होना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ रिएक्शंस आगे चल के इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, अब अगर दोबारा करवाना चाहो, अगर 2 बार HCl है, तो देखो दोबारा में क्या होता है, आप जब H प्लस को देते हो तो ये यहीं जाता है और यहां को जाता है। क्वेश्चन आता है कि यहां को जाता है, तो यहां पे इसलिए जाता है, देखो ये इधर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, तो यहाँ पे कटायन, और इस कटायन को ये लोन पेयर देके स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, और क्योंकि लोन पेयर देके कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि एल्काइन के केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मतलब ये मैंने जो बताया आंख बंद करके फॉलो करो, आंसर आ जाएगा। एल्कीन में एक बार करते थे, एल्काइन में 2 बार करो, सेम फटाफट करते जाओ, आंसर आएगा। ना रीअरेंजमेंट का टेंशन, ना कोई टेंशन, 2 बार कराओ, आ गया आंसर, खत्म काम। तो दोबारा अगर Cl माइनस, मतलब अगर आपको दोबारा इसको जोड़ना होगा तो CH3 Cl Cl CH3। ठीक है, 2 बार, समझ में आया ना, कोई रीअरेंजमेंट ना कोई टेंशन। तो क्या HCl एक्सेस, मतलब कि 2 बार करवा दो।
ये बन जाएगा। इसका रिएक्शन अगर आप हेलोजन के साथ करते हो, माने तो कोई भी हेलोजन X2 ले लेते हो, एक्सेस में लिया है, ठीक है, और ये क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, C नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो वही आपको एल्कीन में याद होगा जो हम लोगों ने किया था कि हेलोजन्स को ऐड करते थे, तो दो पाई बॉन्ड है तो सब में ऐड कर दो, सो दिस विल बिकम CH3X X CH X और X, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रिएक्शन होगा, तो दोनों पाई बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा और उसकी जगह क्या होगा, हेलोजन आके जुड़ जाएगा। तो मैं इसको देखो ऐसा लिख देता हूं, ठीक, ये बनेगा। अगर आप इसका रिएक्शन X2 साथ में वाटर लेते हो, याद करो क्या होता था, जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था तो X प्लस जुड़ता था और साथ में जुड़ता था OH माइनस, ठीक है, साथ में जुड़ता था OH माइनस। तो क्या करना है, दो बार कर दो, ठीक है। एक बात क्या याद रखना है, अगर कभी भी एक कार्बन पे दो OH होता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकालना नहीं भूलना, मतलब कि अगर कभी किसी रिएक्शन में एक कार्बन पे अगर सेम फंक्शनल ग्रुप दो लगे तो उसको बोलते हैं जिमिनल। तो अगर कभी जिमिनल डाइऑल है, मतलब एक ही कार्बन पे अगर दो OH अगल बगल चलेगा पर एक कार्बन पे नहीं, तो आपको क्या करना है, हमेशा वाटर को बाहर निकालना है और इससे बनेगा ये एल्डिहाइड कीटोन। तो ये काम करना नहीं भूलना है। तो आपको यही सेम यहां पर रिपीट करना है, इसको दो बार, देखो ये दो बार इसको X पकड़ाएंगे और इसको दो बार OH माइनस, ठीक है। इसके मैकेनिज्म में कोई भी डाउट है तो एल्कीन के मैकेनिज्म को दोबारा जाकर देखो, एल्कीन की रिएक्शंस को दोबारा जाकर देखो, वाटर को बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, समझ में आ गई है। ये एक्चुअल में ये इसका प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, नियरली ये प्रोडक्ट 90% होता है, 90%, मतलब आपको मैंने बोला तो अभी करवा देना, आपको आंसर आ जाएगा। पर इस रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट हो सकता है, इस स्पेशल रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट आ सकता है, इसमें थोड़ी गुगली हो सकती है। तो माइनर प्रोडक्ट कैसे होगा देखो, तो ये तो पहली बात तो जो रिएजेंट है, ठीक है, तो रिएजेंट जो लिखा है X2 H2O ये लिखा है, या फिर आपके पास लिखा है XOH, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, मतलब ClOH लिखा है, दोनों एक ही है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, तो दोनों में एक ही है, इलेक्ट्रोफाइल इज दिस एंड न्यूक्लियोफाइल इज दिस, ठीक है। अब इसमें समझो क्या है, क्या इसमें गुगली हो सकती है, इसका माइनर प्रोडक्ट हो सकता है, तो देखो पहले X प्लस का अटैक, ये मॉलिक्यूल बनेगा। ये मॉलिक्यूल आप देखो, इसको जरा देखो, देखो ये डबल बॉन्ड पे OH, डबल बॉन्ड कार्बन पे OH, ये इनॉल है, इनॉल। और टॉटोमेरिज्म अगर आपको याद हो, कीटो और इनॉल में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इनॉल फॉर्म कम स्टेबल होता है। तो अगर कभी किसी रिएक्शन में इनॉल बनता है तो वो अपने आप कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इनॉल फॉर्म है। और अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, मीन्स आप इसका क्या करते हो, टॉटोमेरिज्म, अगर आप इसका टॉटोमेरिज्म करोगे तो आपके पास बनेगा, देखो टॉटोमेरिज्म में पाई बॉन्ड इधर और हाइड्रोजन इधर,
तो इससे बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू एक्स, ये बनेगा। तो ये इसका माइनर प्रोडक्ट है, मीन्स इसका रिएक्शन, अगर आप एल्काइन का रिएक्शन इसके साथ करते हो तो ये माइनर प्रोडक्ट है, नियरली 10% बनता है। ये मेजर प्रोडक्ट है, पर इसका माइनर प्रोडक्ट भी बनता है। इनॉल का देखो, इनॉल के बाद दो ऑप्शन है, दोबारा हाइड्रोजन का अटैक हो जाए, देखो ये बना इनॉल, दोबारा हाइड्रोजन का अटैक हो जाए तो बन जाएगा ये दूसरा इनॉल बना ले कीटो, तो ये भी एक ऑप्शन ओपन है। ये प्रॉब्लम किसी और रिएक्शन में नहीं आता, पर ये पर्टिकुलर रिएक्शंस में ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बना है इनॉल, और जब भी इनॉल बनता है तो कीटो कन्वर्ट हो सकता है। ये बात आप अपने दिमाग में रखना है। और बाकी किसी रिएक्शंस में इनॉल नॉर्मली नहीं बनता, जैसे लास्ट हमने किया था HX का रिएक्शन, HX मतलब HCl का रिएक्शन, तो वहां पे इनॉल का दिक्कत नहीं था। पर जहां पे इनॉल का दिक्कत है, मतलब अगर डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर OH आता है तो इनॉल का कीटो बन सकता है, ये बात अपने दिमाग में रखना आप लोग। तो चलो इसमें कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ये जो बनेगा दिस विल बी मेजर, अभी मैंने मैकेनिज्म बताया उसके लॉजिक के हिसाब से कर लो, दिस विल बी मेजर। दिस विल बी माइनर, ठीक है। ऐसे में ये सब भी लिख के आ सकता है BrOH, ठीक है, या HOBr, कोई दिक्कत नहीं, यही सेम करवाना है। मैं मेजर लिख रहा हूं इस बार, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट, ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका मेजर प्रोडक्ट है। समझ में आ गया होगा। तो जो चीज एल्किन में एक बार करते हैं तो एल्काइन में दो बार। इसमें हम लोग कुछ चलो और रिएक्शंस को देखते हैं। तो हेलोजेंस का रिएक्शन हो गया, आपका पहला HX का रिएक्शन हो गया। अब हम लोग कुछ भाई करते हैं जो हम लोगों ने पढ़े थे, एडिशन ऑफ वाटर। तो क्या करते हैं आगे, एडिशन ऑफ वाटर, बहुत सिंपल है। वाटर को ऐड करने के देखो तीन तरीके बताए थे। पहला डाइल्यूट, मतलब डाइल्यूट एसिड ले लो, मतलब या एसिडिक हम लोग वाटर ले लेते हैं, या HBO हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन, या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तीनों मतलब यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, अगर आपके पास है ये मॉलिक्यूल और आप इसका रिएक्शन करवाते हो, वही डाइल्यूट H2SO4, तो कुछ नहीं, इसको दो बार H पकड़ाना और इसको दो बार OH माइनस। अरे भाई मैकेनिज्म से करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, R OH OH और CH3। एक कार्बन पे जब दो OH आए तो वाटर निकालना नहीं बोलना है, तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O CH3, RC डबल बॉन्ड O CH3, दिस विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। अब इसके अलावा हम लोगों ने जो रिएक्शंस के बारे में जो पॉइंट लिखे थे, जैसे हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन के बारे में या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, सारे के सारे पॉइंट वही वैलिड है, जो पॉइंट बताए थे वही। अब जैसे HBO, तो कैसा एडिशन था, कैसा एडिशन था, एंटी मार्कोव रूल, कैसा एडिशन था, एंटी मार्कोव एडिशन, ठीक है, एंटी, तो एंटी मार्कोव एडिशन करवा तो आंसर आ जाएगा। जो रूल पहले वैलिड थे वही सेम रूल, कोई चेंज नहीं। B2H6 THF टेट्राहाइड्रोफुरान प्लस H2O2, तो क्या करना होता था, H प्लस OH माइनस दो बार लेना था, ये यहां ये यहां, और इससे वाटर बाहर निकाल दो,
तो ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो HBO के साथ एल्डिहाइड बनता है। याद रखना है कि अगर आपने टर्मिनल एल्काइन लिया, टर्मिनल देखो अंदर का एल्काइन है तब तो हमेशा कीटोन ही बनेगा, मतलब अंदर के एल्काइन में एल्डिहाइड तो बन ही नहीं सकता। देखो एल्डिहाइड तो तब होता है जब कैसा होगा, टर्मिनल वाला। तो टर्मिनल वाला अगर होगा तभी बनेगा। तो आप इसमें कुछ चीजें लिख लो कि देखो व्हेन वाटर इज एडेड इन इंटरनल एल्काइन देन ऑलवेज कीटोन इज फॉर्म्ड। कोई भी रिएक्शन करो कीटोन ही बनेगा। पर जब टर्मिनल वाला होगा तो HBO के केस में एल्डिहाइड बनेगा। बाकी अगर आप डाइल्यूट एसिड लो या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन लो तो कीटोन बनेगा। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिखो व्हेन वी टेक टर्मिनल एल्काइन देन एल्डिहाइड इज प्रोडक्ट in case of hydroboronation oxidation reaction, whereas ketone is product in case of dilute acid or oxymercuration demercuration reaction। ठीक है, दोनों के केस में। तो देखो HBO में कुछ भी चेंज नहीं है, बट एक बात को ध्यान रखना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन के रिएजेंट में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है देखो, पहले वहां क्या करते थे, वहां आपके पास था HgOAC ट्वाइस, साथ में वाटर। पहले ये रिएक्शन होता था ऑक्सीमर्क्यूरेशन और फिर बाद में डिमर्क्यूरेशन में NaBH4 ये रिएक्शन होता था। ये रिएजेंट किसके लिए यूज करते थे? ये रिएजेंट यूज करते हम लोग एल्कीन के लिए। तो वो एसी का मतलब होता है एसिटेट, जो एसिटिक एसिड से आता है वो वीक एसिड से आता है। अगर आपको एल्काइन में कराना है तो यहां पे कई बार आपको लिख के आ सकता है HgSO4 साथ में डाइल्यूट H2SO4। तो ये डाइल्यूट होगा या क्योंकि हमें वाटर की जरूरत पड़ती है तो डाइल्यूट ही लेना है। और इसमें सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा इससे स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होता है, क्योंकि अभी आपको जैसा बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन में प्रिफर होता था, एल्कीन में इजीली हो जाता है, एल्काइन में इजीली नहीं होता, तो इसलिए रिएजेंट का पावर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा। तो यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे लेना आपको HgSO4 प्लस NaBH4। ये रिएजेंट है किसके केस में, एल्काइन के केस में। और बस पहचानोगे कैसे, मरकरी ये पहचान जाओगे। क्या करना है भाई, सेम जो पहले किया वही सेम, कोई चेंजेस नहीं। कैसे एडिशन, मॉर्कोनिफ एडिशन बस। तो देखो ऐसे लिख के आएगा HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 साथ में NaBH4। तो करना क्या है भाई, मॉर्कोनिफ एडिशन भाई OH इसको और H इसको। और पानी बाहर निकाल दो। तो ये हमारा मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहां पे देखो प्रोडक्ट क्या रहा है, कीटोन। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो जो चीज हम लोग पहले एक बार कर रहे थे वही सेम हम लोग अब यहाँ पे 2 बार करते हैं। एल्कीन में 1 बार, एल्काइन में 2 बार। तो हम लोग चलो अब इसके कुछ अलग से रिएक्शन करते हैं। अभी तक जितने चल के सारे एग्जांपल थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। अब इसमें हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो इससे आपके पास क्या बनेगा, ये मॉलिक्यूल। ये जो रिएक्शन है ये एल्कीन से फास्ट। देखो जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकैटायन एल्कीन का स्टेबल होता है, एल्काइन का कम स्टेबल होता है। पर ये रिएक्शन में कार्बोकैटायन नहीं बनती। यहाँ पे क्या होता है, देखो मेटल का सरफेस होता है, उसमें एल्कीन या एल्काइन जाके एड्सॉर्ब होता है। जैसे निकल के सरफेस पे एल्कीन या एल्काइन एड्सॉर्ब होता है। जब पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, देखो मेटल के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल। जब पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मतलब पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो ये इजीली मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल से बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे।
तो इसका बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी एल्कीन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजनेशन जो एल्काइन का होता है वो ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू एल्कीन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो हाइड्रोजनेशन डज नॉट फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म इन दिस पाई बॉन्ड फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ vacant orbital of metal. Alkyl have more pi electron density, so rate of hydrogenation in case of alkyl is faster as compared to alkene. तो alkyl में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो फास्टर होता है किसके, एल्केन के कंपैरिजन में। और आप लोग याद करो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम लोगों ने आपका पाई बॉन्ड के साथ मेटल का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, तो जैसे आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH3, तो हम लोग कुछ रिएक्शंस को यहीं पे हाथों हाथ निपटा लेते हैं। अगर आप इसका रिएक्शन H2 निकल के साथ करोगे, रिएक्शन बीच में रुकता नहीं, आप रोक नहीं पाओगे ये, तो इससे बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसका रिएक्शन करते हो Na लिक्विड अमोनिया के साथ, Na लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन ट्रांस एल्कीन ध्यान रखना है। तो ये बनेगा। और अगर आप इसका रिएक्शन करते हो H2 और ये आपके साथ क्या होगा, PD प्लस BSO4। अरे लिंडलार कैटलिस्ट भूल गए क्या इतने जल्दी, लिंडलार कैटलिस्ट सिस एल्कीन। तो क्या बनेगा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया एल्काइन का हाइड्रोजनेशन। ठीक है, सब समझ में आ रहा होगा। तो इससे क्या बनता है, सिस एल्कीन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजनेशन हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब इसके आते हैं ऑक्सीडेशन पे। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ओजोनोलिसिस के बारे में, तो ऑक्सीडेशन में हम लोग पहला करते हैं ओजोनोलिसिस। अगर आप ओजोनोलिसिस जिंक के प्रेजेंस में कराते हो, मींस जिंक के प्रेजेंस में होगा, तो वैसे कि इसमें देखो करना क्या, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं क्या करना है। देखो 3 बॉन्ड होते हैं, तो जिंक के प्रेजेंस में तो बॉन्ड वीक होता है, तो 2 पाई बॉन्ड तोड़ दो, सिग्मा बॉन्ड को छोड़ दो, तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड और R, ये इसका प्रोडक्ट है। मतलब ये बनेगा जैसे कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो ओजोन के साथ प्लस H2O और जिंक, तो हमारा जो प्रोडक्ट जो बनेगा दिस विल बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CHO, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आप जिंक नहीं लेते हो तो आपको याद होगा कि इसमें लास्ट में बनता था H2O2। जिंक का काम क्या होता है, जिंक का वर्क होता है कि H2O2 के ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेना। पर अगर आप जिंक नहीं लोगे तो आपके पास क्या होगा, H2O2 बन जाएगा। अगर आपने जिंक नहीं लिया तो H2O2 बन जाएगा, और H2O2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो इस मॉलिक्यूल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग वही देखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ जिंक। देखो अगर जिंक लिया तो क्या करना, दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन पकड़ो। जिंक लिया तो दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन पकड़ो। ठीक है, मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखना, आपसे दिक्कत कभी नहीं आएगी। मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। अगर जिंक के लिए दोनों पाई बॉन्ड तोड़ ऑक्सीजन पकड़ा आ जाएगा। मैं ये जो बताने जा रहा हूं ये ऐसा होता नहीं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं प्रोडक्ट बनाने का। क्या करना, क्या तीनों पाई मतलब तीनों बॉन्ड तोड़ देना, तीनों बॉन्ड तोड़ देना।
अगर जिंक नहीं है तो तीनों बॉन्ड तोड़ देना। फिर क्या करना, इधर 3 OH पकड़ाना और इधर 3 OH पकड़ाना, बस दोनों साइड 3 OH पकड़ा दो। क्या होगा, R OH OH और OH, और इधर वाला भी क्या होगा भाई, OH C OH और OH और R। एक कार्बन पे अगर 2 OH होते हैं, वाटर बाहर निकलता है, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, निकालो बाहर, इसको बाहर और इससे वाटर बाहर। तो इससे क्या बनेगा, तो वो डबल बॉन्ड आएगा तो बनेगा R C डबल बॉन्ड O और OH एसिड। हाँ एसिड बनेगा, इससे एसिड। तो ये इसका प्रोडक्ट है। तो ऐसे कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर जिंक लिया तो दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ना और दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन को पकड़ा देना। अगर जिंक नहीं लिया तो तीनों बॉन्ड को ब्रेक करना और तीनों में क्या करना, आप दोनों साइड OH को पकड़ा देना, आंसर आ जाएगा। मीन्स क्या होगा, और एक बात को याद रखना है कि among all the acid formic acid can be further oxidized into CO2 गैस। ठीक है, नहीं पता लिख लो, फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन होता है CO2 गैस में। तो लिखो इसमें among all the acid formic acid can be further oxidized into कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसमें देखो कुछ एग्जांपल। अगर आप इसका रिएक्शन इसके साथ करते हो, पूरा तोड़ दो तो बनेगा CH3, तोड़ दो, इसको 3 बार OH, इसको 3 बार OH, CH2 COOH एंड CH3 COOH। ठीक है, ये प्रोडक्ट रहेगा। तो समझ में आपको आ रहा होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, पहला ऑक्सीडेशन। अब देखो होता क्या है कि हम लोगों ने एल्कीन में भी कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे थे, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में था अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 जिसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 या फिर H2O2 या फिर परऑक्सी एसिड। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लोगे तो उसका प्रोडक्ट और रिडक्टिव ओजोलिसिस। रिडक्टिव ओजोलिसिस मतलब कि ओजोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो इसमें लिखना चाहो लिख लो कि ओजोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक is known as reductive ozonolysis and ozonolysis in the absence of zinc is known as oxidative ozonolysis। तो अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो उसका प्रोडक्ट और ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस का मतलब रिडक्टिव ओजोलिसिस का प्रोडक्ट सेम होता है। मैं आपको हिंट बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं इसको सॉल्व करने का। एक्चुअल मैकेनिज्म अलग अलग है, लॉजिक अलग अलग है, पर मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसको फॉलो करोगे आपका आंसर राइट आएगा। तो इसमें नीचे लिखो when alkyne undergo oxidation by using mild oxidizing agent or reductive ozonolysis, in both cases product are same। ठीक है, तो मतलब क्या है, क्या करना क्या होता है, करना ये होता है, देखो एक्चुअल में तो करना ये होता है, माइल्ड एजेंट है, माइल्ड तो सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा, पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। तो 2 पाई बॉन्ड है, दोनों को तोड़ दो, दोनों साइड 2 OH पकड़ाना। मैं तरीका बता रहा हूं, वही प्रोडक्ट है। तो माइल्ड है तो दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ो, दोनों साइड 2 OH पकड़ाना, वाटर बाहर निकालते नहीं किया। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ करते हो, सेम यही आंसर आएगा। ठीक है, सेम आंसर। पर अगर आपके पास होता है ये मॉलिक्यूल और अगर आप इसका रिएक्शन करते हो, इसको मैं R1 कर लेता हूं, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो या फिर ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराते हो, सेम प्रोडक्ट। इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो प्रोडक्ट ऑफ एल्काइन आर सेम,
when it undergo oxidative or when it react with strong oxidizing agent। तो पहले ऑक्सीजन और बाद में H2O, तो क्या बनेगा R COOH, तीनों बॉन्ड तोड़ना है, इधर 3 OH इधर 3 OH, ठीक है, प्लस R डैश COOH, ठीक, ये बनेगा। या अगर आप इसका रिएक्शन करवाते KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में, या अगर आप इसका रिएक्शन कराओ हॉट KMnO4, मतलब KMnO4 और हॉट, ठीक है, हॉट होना चाहिए, तो उस केस में भी यही ऊपर वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या क्या होगा, R COOH प्लस R डैश COOH, ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट आएगा। तो अगर आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो उस केस में क्या होगा, तो जो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास सेम होगा, ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग लोगे तो दोनों का जो प्रोडक्ट जो बनेगा तो वो आपके पास ऑटोमेटिक क्या होगा, सेम होगा। तो आपको यहां तक देखो पूरा समझ में आया होगा कि एल्कीन और एल्काइन का क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज सेम है ये, ठीक है। अब हम लोग कुछ वैसी प्रॉपर्टीज करते हैं जो एल्काइन के लिए एक्सक्लूसिव हो, तो जो स्पेशली एल्काइन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, तो इसमें जो पहला है तो वो लिखते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। तो इसमें देखो जो पहला हम लोग करने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो इसमें नीचे लिखो, पहला पॉइंट लिखो एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन का मतलब इथाइन। एसिटिलीन गैस when passed through red hot iron tube it undergo cyclic polymerization and form benzene as the product। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है और क्या बनता है, और इससे बनता है बेंजीन। ये बात ध्यान रखना है, क्या बनता है, बेंजीन, हाँ, इससे बेंजीन बनता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो रेड हॉट देखो क्या क्या बोला, RHT, क्या बोला, दिस इज रेड हॉट ट्यूब। किसका ट्यूब है, आयरन का। किसका बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ ट्यूब है। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब लेना है। टेम्परेचर, अरे रेड हॉट बोल रहा है, एकदम लाल लोहा, एकदम गर्म लोहा। टेम्परेचर नॉर्मली 1000 के आसपास होता है, ठीक है, या फिर क्या होता है 1273 केल्विन, नॉर्मली 1000 के आसपास होता है। कुछ लोग 800 900 भी लिख लेते हैं, कुछ लोग 1200 भी। तो टेम्परेचर इतना मैटर नहीं करता, 1000 के आसपास, मतलब इतना गर्म होना चाहिए कि लोहा लाल दिखे। रेड हॉट ट्यूब होना चाहिए, आयरन का ट्यूब होना चाहिए। इससे जब आप एसिटिलीन गैस को पास करते हो, मींस क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन गैस व्हेन पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब, इसका ट्यूब है आयरन ट्यूब। तो इसमें खुद में पॉलीमराइजेशन हो जाता है, कुछ करना नहीं है, तो खुद का पॉलीमराइजेशन होगा और इससे बनता है बेंजीन। ये बेंजीन को बनाने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, मतलब अगर मेरे से पूछा जाए तो ये बेंजीन को बनाने का बेस्ट मेथड है। इसमें बहुत सस्ता मॉलिक्यूल एक अच्छे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया है। तो देखो इसमें होता क्या एक्चुअल में, तो ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, सिग्मा बनेगा, पॉलीमराइजेशन करना है, ये इधर और ये इधर। तो इससे आप देख लो क्या बनेगा, आप करवा के देख लो, इससे यही मॉलिक्यूल बनेगा, वो जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास होगा। इसकी जगह अगर आपने लिया होता RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और अगर आप इसको रेड हॉट ट्यूब से, किससे, आयरन ट्यूब से पास कराओगे, तो इसका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा। इसका भी 3 बार इसको ऐसे लिख लेना, 3 टाइम। तो इससे वही बेंजीन R और R, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो हम लोग, चलो ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो इसमें चलो एक दो एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, बेंजीन तो बन ही जाएगा ये।
ये 3 मॉलिक्यूल नहीं दिया होगा, ये 1000 डिग्री, आयरन नहीं भी लिखा कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं रेड हॉट कर देता हूं और 1000 डिग्री रेड हॉट ट्यूब दिया, यही बहुत है। इसको 3 मॉलिक्यूल खुद से समझ लेना, ये नहीं भी दिया 3 कर लेना इसको। अल्टरनेट बनाना होता है क्योंकि अल्टरनेट वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का नाम है मेसेटिलीन। ठीक है, ये मॉलिक्यूल अगर आप इसका रिएक्शन एल्कोहलिक क्लीवेज के साथ करो, एल्कोहलिक क्लीवेज याद करो, वही मॉलिक्यूल जो कहता है या तो मेरे से रिएक्शन करो नहीं तो एक अंदर, तो एल्कोहलिक क्लीवेज टर्मिनल एल्काइन को एक पोजीशन अंदर ढकेल देता है, तो इससे बन जाता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। और अगर आपने इसको पास करा दिया रेड हॉट ट्यूब से, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिपल बॉन्ड वाले से साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा, आप 3 बार लिख के देख लेना, तो जहां पे सब पोजीशन पे Me आएगा। इन दोनों मॉलिक्यूल का कोई बहुत फेमस कॉमन नेम नहीं, पर ये एक फेमस मॉलिक्यूल पर दैट इज मेसेटिलीन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि जब हम लोग एल्काइन को रेड हॉट मतलब ट्यूब से पास करते हैं तो उसका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है और बेंजीन बनता है। स्पेशली अगर आप एसिटिलीन गैस को पास करते हो रेड हॉट आयरन ट्यूब से, तो उससे हमें बेंजीन बनता है, और ये बेंजीन को बनाने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें हम लोग दूसरा रिएक्शन लिखते हैं, तो इसमें नीचे लिखो एसिटिलीन गैस अंडरगो लीनियर पॉलीमराइजेशन in the presence of Cu2Cl2 and NH4Cl। वही किसके प्रेजेंस में जाएगा? Cu2Cl2, और ये तो वही क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस भी ले सकते हो या फिर क्यूप्रिक भी ले सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा ये ध्यान रखना, ये आपके पास एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट से पहचानना है। तो एसिटिलीन गैस क्या होता है? लीनियर पॉलीमराइजेशन में जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड NH4Cl। NH4Cl से पहचानना है, क्योंकि अभी हम लोग एक रिएक्शन और लिखेंगे जहां पे ये बदल जाएगा। NH4Cl इज अ सॉल्ट, तो यहां पे क्या होता है देखो, लीनियर पॉलीमराइजेशन। तो ये दो मॉलिक्यूल मतलब मैंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है, आप समझ लेना, इसको 2 बार लिख लेना। क्या होगा? Cu2Cl2 प्लस NH4Cl। तो देखो होता क्या है इसमें, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो इसके बाद हाइड्रोजन कम पड़ेंगे, तो इसको हाइड्रोजन इसको पकड़ाना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? आप देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो सब कॉक्टेल हुआ। अगर एसिटिलीन गैस लिमिटेड होगा तो ये बनेगा, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है विनाइल एसिटिलीन। अरे डबल बॉन्ड विनाइल है ना, ये दिस इज विनाइल एसिटिलीन। ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है, ठीक है। IUPAC नेम आप कर लेना, वो सब आपको पता होगा। अगर ये ज्यादा हुआ, एक्सेस में हुआ, तो क्या हो सकता है? अगर ये 3 मॉलिक्यूल होते हैं, मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल आपको ऐसा लिख के आ गया, तो क्या करना है? अगर 3 मॉलिक्यूल होगा तो आप इसको 3 बार लिखो, तो देखो होगा क्या, ये हाइड्रोजन इधर तो पाई बॉन्ड इधर, ये हाइड्रोजन इधर तो ये पाई बॉन्ड इधर, तो इससे क्या बनेगा? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। व्हाट क्या है ये? दिस इज डाइविनाइल, 2 बार है डाइविनाइल एसिटिलीन। तो अगर आप वही क्यूप्रस क्लोराइड प्लस NH4Cl लेते हो तो लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है और आपके पास
ये विनाइल एसिटिलीन या फिर डाइविनाइल एसिटिलीन बनता है। और अगर आप उसको रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हो तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है और आपके पास क्या बनता है, बेंजीन। ठीक है, तो ये इसके दो पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन हो गए। इसके अलावा इसमें एक टेस्ट ऑफ एल्काइन है, वो हम लोग देखते। देखो एल्काइन में भी पाई बॉन्ड होता है, तो एक होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। देखो एक टेस्ट लिख लो पहले, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन का क्या होता है, ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन गैस है, रेडिश ब्राउन गैस। तो ब्रोमीन वाटर एक्चुअल में एक बहुत कॉमन, मतलब बहुत कॉमन सा टेस्ट है। ये नॉर्मली टेस्ट क्या होता है, ये नॉर्मली टेस्ट होता है डबल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड का बारे में पता करने के लिए। तो इसमें होता क्या है कि देखो ब्रोमीन जो एक रेडिश ब्राउन गैस है, जैसे एल्कीन से रिएक्शन कराओ, तो जब एल्कीन से रिएक्शन करते हैं तो एल्कीन क्या होता है, ब्रोमीन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ब्रोमीन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो रेडिश ब्राउन कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। मतलब कि रेडिश ब्राउन कलर का डिसअपियर होना मतलब ये बताता है कि एल्कीन है। ठीक है, तो वही ब्रोमीन वाटर टेस्ट सुना होगा, बहुत फेमस टेस्ट है, कई बार क्लास 10th में भी रहता है। तो एल्कीन इसका टेस्ट देता है। तो हम लोग यही लिखते हैं कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन कौन मॉलिक्यूल देते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में होता क्या है कि इसमें लिखो कि इन दिस रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिसअपियर्ड। ठीक है, देखो थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था ब्रोमीन और वाटर की रिएक्शन एल्काइन के साथ। तो देखो कौन कौन देता है। तो देखो पहले अगर आप एल्कीन लो तो एल्कीन ये टेस्ट देता है। अगर आप एल्काइन लो तो ये टेस्ट देता है। अगर आप बेंजीन लोगे या फिर अगर आप कोई एरोमेटिक मॉलिक्यूल लोगे तो ये मॉलिक्यूल ये टेस्ट नहीं देते हैं। ये बात ध्यान रखना है। क्यों, बेंजीन अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को मेंटेन करने के चक्कर में इससे रिएक्शन नहीं करता है। बाकी इसके बारे में जो अगला चैप्टर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसमें देखेंगे। पर ध्यान रखना है कि बेंजीन इसका टेस्ट नहीं देता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज साइक्लोप्रोपेन, ये टेस्ट देता है। तो एमंग ऑल द एल्केन साइक्लोप्रोपेन, देखो साइक्लोप्रोपेन का आपको पता होगा सिग्मा बॉन्ड बहुत वीक होता है। इसका जो सिग्मा बॉन्ड है वो इवन पाई बॉन्ड से भी वीक होता है। वो टूटना चाहता है, मतलब तड़प रहा है, टूटना चाहता है, तो वो तुरंत ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर जाता है, मतलब एकदम बेचैन रिएक्शन करने के लिए। तो अगर आप इसका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो पता ही होता है Br प्लस और OH माइनस, तो इसको जोड़ दो बनेगा Br CH2 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 OH। हाँ ये रिंग टूट जाता है, बहुत वीक है सिग्मा बॉन्ड। तो ब्रोमीन वाटर का टेस्ट याद रखना कि ये देता है कौन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि बेंजीन नहीं देता, साइक्लोप्रोपेन टेस्ट दे देता है। तो ये तो एक जनरल सा रिएक्शन था एक्चुअली। ये तो मतलब बहुत से मॉलिक्यूल लेते, कुछ अलग से टेस्ट करते। देखो अलग से टेस्ट में क्या है कि इंटरनल अल्काइन, तो इसमें नीचे लिखो इंटरनल अल्काइन डज नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। और दूसरा होता है सेकेंड इज टर्मिनल अल्काइन। तो इसमें नीचे लिखो कि टर्मिनल अल्काइन हैव एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो टर्मिनल अल्काइन के लिए दो अलग से टेस्ट, तो इसमें नीचे लिखो टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन, टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन। हम लोग दो टेस्ट लिखने जा रहे हैं, ये दोनों टेस्ट सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइन देते हैं। तो इसमें पहला लिखते हैं टॉलेंस रिएजेंट। देखो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, देखो टॉलेंस रिएजेंट का कुछ टेस्ट आगे भी है, अल्कोहल भी होता है, पर अभी हमको वो डिस्कस नहीं करना। अभी हमारा सारा काम है एल्काइन के लिए। किसके लिए, टर्मिनल अल्काइन। देखो टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, इसमें लिख के आएगा NH4OH प्लस AgNO3, ऐसा लिख के आ सकता है। NH4OH है क्या, NH4OH एक्चुअल में इसमें सॉल्वेंट है, तो ये आपके पास लिख के आ सकता है ऐसा, ये लिख के आ सकता है अमोनिकल, ये लिख के आ सकता है अमोनिकल AgNO3। देखो ये है अमोनिकल, मतलब कि अमोनिया का इसमें क्या है सोल्यूशन, डायरेक्ट ना अमोनिया का सोल्यूशन है। तो अमोनिकल AgNO3
या फिर NH4 और HNO3। इसमें इवन ऐसा भी हो सकता है, देखो जो अमोनिया जो होता है उसका Ag के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। तो इसमें आपको ऐसे लिख जा सकते हैं AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। ये तीनों एक ही है। आप जब अमोनिया के साथ AgNO3 को लेते हो तो ऑटोमेटिक यही बनता है। वो क्या होता है, अमोनिया की टेंडेंसी Ag के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की बहुत ज्यादा होती है, बहुत स्टेबल होता है। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये दोनों मिलकर ये लिख के आया, ये लिख के बात है कि तीनों एक ही हो। अब होता क्या एक्चुअल में, अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है और साथ में आपके पास है टॉलेंस रीजन, कौन सा जो मर्जी लिखना चाहिए लिख लो, अमोनिकल HNO3। तो उसमें होता क्या एक्चुअल में, जो रिएक्शन एक्चुअल में इससे बनता है R≡CCAG, इसका बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। मींस क्या है, अगर आपने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन में भी टर्मिनल और इंटरनल, और आपने अगर हाइड्रोकार्बन को पास किया टॉलेंस रिएजेंट से, मतलब मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब में टॉलेंस रिएजेंट लिया और उसमें कोई हाइड्रोकार्बन डाला, और अगर टेस्ट ट्यूब में अगर नीचे व्हाइट बनने लगा, सिल्वर, मतलब सिल्वर का कलर पता होगा व्हाइट, अगर नीचे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने लग गया, इसका मतलब कि वो जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, वो आपके पास है टर्मिनल एल्काइन। तो नीचे देखो उसमें क्या होता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट विथ टर्मिनल एल्काइन। तो जब भी टर्मिनल एल्काइन के साथ करेगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। इसकी कुछ और रिएक्शंस भी होते हैं जो आगे करने होते हैं, पर अभी हम लोगों को क्या करना है, हाइड्रोकार्बन में इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट। दूसरा एक इसमें और ध्यान देना है, अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, इसकी रिएक्शन अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करते हो, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ये अमोनिकल का मतलब अमोनिया का सोल्यूशन है। देखो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं कॉपर और सिल्वर, तो दोनों की प्रॉपर्टी काफी मिलती जुलती होती है। तो और इवन पीरियोडिक टेबल में भी कॉपर सिल्वर ऊपर नीचे एक ही ग्रुप में, तो उनका प्रॉपर्टी सिमिलर है। या तो ऐसा लिख के आ गया, फिर लिख के आएगा Cu2Cl2 प्लस NH4OH। देखो पॉलीमराइजेशन में Cu2Cl2 प्लस NH4Cl सॉल्ट, और उसमें थोड़ा हीट की भी जरूरत पड़ती है, पॉलीमराइजेशन में हीट की भी जरूरत पड़ती है। जहां पे नॉर्मली ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होता है, यहाँ पे मेन ध्यान रखना, यहाँ पे अमोनिया सॉल्वेंट, वहां पे सॉल्ट है, वो सॉल्ट था, ये सॉल्वेंट है, ये बेस है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे आपके पास बनता है C++C और Cu। आपको सबको पता है कॉपर का कलर रेड होता है, थोड़ा रेडिश होता है, तो इसमें बनेगा रेड प्रेसिपिटेट। तो नीचे लिखो इसमें कि टर्मिनल एल्काइन व्हेन रिएक्ट विथ cuprous chloride in the presence of ammonia, that is ammonical cuprous chloride, then red precipitate is formed। तो ये दोनों जो है ये स्पेशली टेस्ट होते हैं किसके, टर्मिनल एल्काइन के। हमारा हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है वो नियरली कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को अब क्या करना है, इसके जो बुकलेट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों को मुझको भेजना है।